नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे और इसमें पीएम मोदी भारत के प्रौद्योगिक और क्रांति विषयों पर अपने विचार भी रखेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि पीएम 18 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब सिडनी डायलॉग को संबोधित भी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 9 बजे सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। इसको लेकर के आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित सिडनी डायलॉग को संबोधित करने वाले हैं और इसमें पीएम मोदी भारत के प्रौद्योगिक अभ्युदय और क्रांति विषय पर अपने विचार भी रखेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ये संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, जिसमें पीएमओ की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि पीएम 18 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे। आज 2 बड़े इवेंट में शामिल होंगे और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे पीएम मोदी सिडनी डायलॉग में मुख्य भाषण देंगे। वो भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर बोलेंगे। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज ही पीएम मोदी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन भी करेंगे। शाम 4 बजे 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़े फार्मा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत की अब कोशिश है कि विश्व के गरीब देशों तक कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन पहुंचाई जाए। इसे लेकर भी पीएम मोदी ब्लूप्रिंट दे सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी जुड़ेंगे। अभी भी भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर 70% चीन पर निर्भर है, लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि दवाई उद्योग में भारत आत्मनिर्भर बने। तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा और अब बुलेटिन में सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें। यूपी चुनाव से पहले बनारस में बीजेपी बड़े इवेंट्स करने जा रही है। 13 दिसंबर से 1 महीने तक बनारस में कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। सबसे पहले 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन भी होगा। साथ ही वाराणसी में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और देश भर के महापौरों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर धर्माचार्यों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। यानी कि यूपी में धार्मिक आस्था के केंद्र काशी में दिसंबर महीने में सियासी रौनक रहने वाली है। भारतीय सेनाओं की मजबूती के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में 19 नवंबर को पीएम मोदी आर्मी को ड्रोन, नेवी को वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात देने वाले हैं। कल से झांसी में केंद्र और यूपी सरकार 3 दिवसीय रक्षा समर्पण पर्व मना रही है। इसी के तहत कल पीएम मोदी झांसी किले के प्रांगण से कई स्कीम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहाँ पर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण होगा। 100 नए सैनिक स्कूलों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर की लॉन्चिंग भी की जाएगी। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोट की डॉक्यूमेंट्री और 400 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत डायनामिक्स के मिसाइल तकनीकी से संबंधित उपकरणों के यूनिट का भी शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने गुरु पर्व से पहले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया है, जिसके बाद से सिख धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत पूरी कैबिनेट गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाएगी। करीब 250 श्रद्धालुओं का जत्था गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने वाला है। जानकारी मिल रही है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस जत्थे में शामिल नहीं होंगे। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की शर्त जरूरी है। इसके अलावा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करना होगा। दरअसल नवंबर 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। मोदी सरकार ने मंगलवार को ही करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की घोषणा की थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते कोर्ट की फटकार के बाद सरकार के उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन स्कूल बंद करने के बाद अब दिल्ली में रविवार तक ट्रकों की एंट्री भी बंद रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को आने की परमिशन दी जाएगी।
वहीं दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार 1000 सीएनजी बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इधर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्कूलों को बंद करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में स्कूल बंद करने का आदेश वापस ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब स्थिति में है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे सुरक्षा बलों को कल बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 5 आतंकियों को ढेर करने के साथ ही 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 5 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पोम्बई और गोपालपुरा गांव में मुठभेड़ में इन आतंकियों को ढेर किया है। पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में 2 साल बाद आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से लोगों को चिंता रहती है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आपको आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र हिंसा के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब तक अमरावती पुलिस ने 35 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके साथ ही अब तक 198 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नांदेड़ पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 84 एफआईआर दर्ज की हैं। दरअसल त्रिपुरा में मस्जिद तोड़ने की झूठी अफवाह के बाद महाराष्ट्र के 3 शहरों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। रजा एकेडमी के द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनों में बवाल और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद बीजेपी ने भी इस हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस मामले में रजा एकेडमी को डिफेंड करते नजर आए हैं। आजमी ने हिंसा के पीछे बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल का हाथ बताया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिनों से फरार परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को भगोड़ा घोषित कर दिया है। परमबीर को 30 दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होने का मौका दिया गया है। अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परमबीर सिंह कई महीनों से लापता है और मुंबई पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ आदेश जारी किया है। इससे पहले मुंबई और ठाणे की अदालतों ने भी परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। परमबीर के अलावा पुलिस ने इसी मामले में 2 अन्य आरोपित पुलिस कर्मियों रियाज भाटी और विनय उर्फ बबलू सिंह को भी भगोड़ा घोषित करने की मांग की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की एक तरह से जीत है कि पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य रिश्तों को बेहतर करने और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को लेकर लगातार बैठकें होती रहती हैं। इसी सिलसिले में आज सुबह करीब 11:30 बजे WMCC की एक अहम मीटिंग होने वाली है। WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसको भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के अतिरिक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव हेड करेंगे। खास तौर पर सेना के सैन्य संचालन निदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, रक्षा और गृह मंत्रालयों सहित लगभग संपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों को लेकर इसमें चर्चा होगी। चीन की ओर से भी समकक्ष अधिकारी इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अपनी बुक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लॉन्च के मौके पर शशि थरूर ने यह कहा है कि वर्तमान नेतृत्व समावेशिता का अहम सबक भूल चुका है। मुझे लगता है कि जब आप सरकार के प्रमुख बन जाते हैं या फिर आप देश की सरकार बन जाते हैं तो आपको सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करना होता है, न कि सिर्फ संकीर्ण राजनीति हित पर ध्यान दिया जाता है।
The one thing I will say about the present leadership is that it's forgotten the key lesson of inclusivity. I think that ultimately, once you become the head of a government or you become the government of a country, you have to represent all the people and not only your narrow political interests. Again, I think that's partly a flaw of the parliamentary system we have, that if you come with a particular ideology and you're spending 5 years or longer just in the relentless pursuit of the interests of that ideology, you're not actually doing good by the country. So that's another flaw, I think, in the system. और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भाई की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ईडी ने उनके भाई को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये कार्रवाई की गई है और आरोप है कि महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते कई बिल्डरों के अकाउंट से उनके भाई के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे और इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती के भाई को 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बाकायदा समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के उनके भाई पर समन भेज दिया गया है और साथ ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने समन जारी करके 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री रही उस वक्त कई बिल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्डर्स के अकाउंट से उनके भाई के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे और उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दफ्तर बुलाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के भाई की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी का शिकंजा अब कस चुका है। भवतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवतोष, किस सिलसिले में ये पूछताछ होनी है आज? देखिए, ये ईडी ने उनको कल समन देके ये कहा था कि वो आज करीब 11 बजे ईडी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में वहां पे वो पेश हो। इनके भाई जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे कश्मीर में 2017 और 18 में। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने कश्मीर में एलिगेशंस ये हैं कि कश्मीर में कुछ बिल्डर से पैसे लिए थे और ईडी के पास इसके सबूत हैं। मुफ्ती ने ये हमेशा डिनाई किया है और उनकी मदर से भी, उनकी जो माता है उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने अपने तरफ से ये कहा है कि उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और उन्होंने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। इसी के बाद उन्होंने मुफ्ती के जो भाई हैं उनको समन इशू करके ये कहा है कि दिल्ली में 11 बजे के आसपास जांच में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भवतोष इस जानकारी के लिए। और प्रदूषण के मद्देनजर स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। पहले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया था, जिसे देर रात वापस ले लिया गया है। इस फैसले को वापस ले लिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1000 सीएनजी बसें हायर करने का फैसला किया है। तो देखिए, पहले ये फैसला लिया गया था कि कई ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। स्कूल बंद नहीं होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में स्कूल अब बंद नहीं होंगे। प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर स्कूल अब बंद नहीं होंगे। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला और इसके साथ ही दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1000 सीएनजी बसें हायर करने का फैसला भी किया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाएंगे। चन्नी के साथ ही उनके कैबिनेट के मंत्री भी होंगे। खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस जत्थे में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, आज भारी तादाद में श्रद्धालु करतारपुर जाएंगे और देखिए यहां पर खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आज करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चन्नी के साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे, लेकिन खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो इस जत्थे में शामिल नहीं होंगे, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो सीएम के साथ जत्थे में शामिल नहीं होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। आज दर्शन करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर साहिब जा रहे हैं।
तो चन्नी के साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। देखिए, आज से सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद सरकार के फैसले के बाद एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है। कोविड के चलते इसे बंद कर दिया गया था। सभी श्रद्धालु अपना बाकायदा प्रोसेस करके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने आपको बताई थी। और आज से सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाएंगे। और साथ ही आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी करतारपुर कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। कई मंत्री उनके साथ मौजूद होंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ नहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो तकरीबन 1.5 साल बाद एक बार फिर से सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है। कोविड के चलते जिसे बंद कर दिया गया था, 1.5 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से ये सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और यहां पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों को लेकर के बातचीत होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से दोनों राज्य के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद बरकरार है अभी भी, और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए बड़े स्तर पर कोशिश भी की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। और तमिलनाडु के लिए मौसम विभाग ने आज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेन्नई समेत राज्य के 4 ऐसे जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर सभी स्कूल और कॉलेज में आज छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए चेन्नई कॉरपोरेशन ने लोगों से जरूरी सामान को 2 दिन का स्टॉक करने के लिए कहा है, क्योंकि हालात का कुछ भी नहीं पता, बारिश और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को 2 दिन का स्टॉक लेकर के ही एडवांस में चलना पड़ेगा। और साथ ही बिना काम के बाहर न निकलने की अपील भी लोगों से की है, क्योंकि भारी बारिश की आशंका यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने यह कह दिया है कि भारी बारिश हो सकती है और चेतावनी जारी करते हुए कह दिया गया है कि लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलना है। और अगर यही हालात बने रहे तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट किया जाएगा, और जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत 21 नवंबर यानी कि रविवार तक दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को ही इससे छूट दी गई है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर से 1 महीने तक वाराणसी में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। काशी में बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा। इसके साथ ही यहां पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और पूरे देश के मेयर का भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत 1962 में चीनी सेना के खिलाफ जंग में अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीर योद्धाओं को सम्मान देने के लिए नए रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को पूछताछ के लिए समन जारी करके 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये कार्रवाई की गई है। वसूली कांड में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने पर अदालत ने मुहर लगा दी है, क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद परमवीर सिंह का कोई पता नहीं चल पाया है कि वो कहां पर हैं। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। संजय मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा था। 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया था। इसी के तहत अब ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिला है। वहीं इस अध्यादेश के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी है। 17 से 19 नवंबर तक केंद्र और यूपी सरकार झांसी में रक्षा समर्पण पर्व मना रही है। 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी किले के प्रांगण से कई स्कीम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में आर्मी को ड्रोन, नेवी को वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। थरूर ने कहा है कि सरदार पटेल गांधी जी का अनुसरण करते थे। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भले ही उनके नाम पर राजनीति करे, पर वो गांधी की विचारधारा का अनुसरण करते थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे हैं। यहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच परिसंपत्तियों के मसले पर बातचीत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाएंगे। खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस जत्थे में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम इलाके में 1 घंटे के अंदर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र हिंसा के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब तक अमरावती पुलिस ने 35 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके साथ ही अब तक 198 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नांदेड़ पुलिस ने अब तक 84 एफआईआर दर्ज की है। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लखनऊ की एक अदालत ने सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल आशियाना थाने में 14 अक्टूबर 2018 को एक एफआईआर हुई थी। यहां सपना चौधरी डांस शो के टिकट बुक होने के बाद भी नहीं पहुंची थी। राष्ट्रपति भवन में घुसने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान शिवम वर्मा और कुसुम राजपूत के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने शराब के नशे में राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। शिमला में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त एक कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कैदी को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, वो पुलिस के चंगुल से भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने कैदी की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे। इसमें पीएम मोदी भारत के प्रौद्योगिकी अभ्युदय और क्रांति विषय पर अपने विचार रखेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम 18 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत भारत को आत्मनिर्भर वर्ल्ड फार्मा लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि दवाई उद्योग में भारत आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। भारत चीन के बीच आज परामर्श और समन्वय बनाने के लिए बैठक होगी। ईस्ट लद्दाख में रुकी हुई सैनिक हटाने की प्रक्रिया के बीच वर्चुअली होने वाली ये बैठक काफी अहम है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ईस्ट एशिया नवीन श्रीवास्तव इस मीटिंग में शामिल होंगे। अमेरिका ने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को देखते हुए दुनिया के 10 देशों को विशेष चिंता वाली सूची में डाल दिया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, बर्मा, रूस, सऊदी अरब का भी नाम शामिल है। इन सभी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में लिप्त होने या इसे सहने का आरोप है। प्रदूषण के मद्देनजर स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के फैसले पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। पहले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया था, जिसे देर रात वापस ले लिया गया है। तमिलनाडु के लिए मौसम विभाग ने आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई समेत राज्य के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी करने का ऐलान किया है। कोविड-19 के बाद देश में एयर ट्रैवल फिर से बढ़ा है। देश में एयरलाइंस के बीच कंपटीशन तेज हो रहा है। एयर ट्रैवल में रिकवरी को देखते हुए प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो जल्द ही यात्रियों के चेक इन बैगेज पर शुल्क लगा सकती है। अब आप धार्मिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रेनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद उठा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC ने ट्रेनों के लिए शाकाहारी भोजन को पकाने, धुलाई और उसके भंडारण की प्रक्रिया के प्रमाणन के लिए भारतीय सात्विक परिषद यानी कि SCI से समझौता किया है।
किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को लेकर मोदी सरकार ने खास पहल की शुरुआत की है। सरकार की कोशिश किसानों के साथ ही सभी पात्र पशुपालक, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी केसीसी मुहैया कराना है। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार ने अगले 3 महीने के भीतर लगभग 2 करोड़ लोगों को केसीसी के तहत नामांकित करने का लक्ष्य रखा है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।